बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खैरियत की बात करते हैं तो जिन लोगों को हमेशा खैरियत का पहले पता होता था पहले वक्तों में, वो थे हमारे हमसाए। बड़े अच्छे वक्त होते थे व्यूअर्स, जब हम अपने हमसायों से कनेक्शन में होते थे, उनसे गपशप लगाते थे, उनसे बातचीत करते थे। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे याद है कि ग्रोइंग अप आई ग्रू अप इन कंटोनमेंट कैंट इन लाहौर, और वहाँ पे हमारे आसपास जो भी मैं आरिफ चांद रोड पे बड़ी हुई, तो आरिफ चांद रोड पे इर्द गिर्द एक लंबी सी रोड है, बड़ी खूबसूरत, मतलब ऑब्वियसली जिस तरह स्ट्रीट्स होती हैं नॉर्मल। अब वहाँ पे हमारे राइट साइड पे भी बहुत से घर, लेफ़्ट साइड पे भी बहुत से घर, सामने भी बहुत से घर, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्ट्रीट के अंदर लेफ़्ट राइट मतलब लेफ़्ट राइट एंड फ्रंट पे तो आपके होते ही हैं नहीं बस। अच्छा, मेरी नानों को हर हमसाए का पता होता था, हर हमसाए के मसाइल की पता होता था, और कॉन्स्टेंटली वो किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई एफर्ट कर रही होती थी। अगर किसी की फैमिली में शादी हो रही होती थी और जगह का इशू आ रहा होता था तो नानो हमारा लॉन ऑफ़र कर देती थी कि जी हमारा लॉन क्योंकि काफ़ी बड़ा था तो वहाँ पे शादी का ऑप्शन भी दे दिया जाता था। अगर किसी की शादी हो रही है, कोई मसला है, अफोर्डिंग नहीं है, तो नानो उसमें अपना हिस्सा डाल देती थी। किसी की अगेन बच्ची की शादी हो रही है, कोई ऐसा मौका है सुख दुख का, तो उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर देना। और व्यूअर्स, बड़े अच्छे वक्त थे, आपको सब पता होता था कि अगर साथ वाले घर में, जैसे कि मेरे राइट नेक्स्ट डोर हमारे रहती थी नवीला आंटी और उनका बेटा फ़रहान। अब नवीला आंटी और हनान अंकल उनके हस्बैंड का नाम था, हनान अंकल, नवीला आंटी और फ़रहान, छोटी सी फैमिली, एक ही उनका बेटा था। फ़रहान मेरा और मेरे भाई असद का बेस्ट फ्रेंड था। हम लोग उछलते थे, कूदते थे, खेलते थे, और लिटरली कभी हम वहाँ ठहरते थे, कभी वो हमारी तरफ आके रुकता था। मतलब लिटरली जिस तरह भाई बहन साथ बड़े होते हैं, हम लिटरली ऐसे बड़े हुए। अच्छा, फ़रहान के घर के साथ वाला घर था उमर का। उमर और उनकी फिर आई थिंक 4 या 5 सिस्टर्स थी और मियाँ बीवी, उनके साथ भी बड़ी अच्छी हेलो आई थी। अच्छा, आगे जाके कुछ ऐसे घर भी थे जहाँ पे मेरी मैं ग्रामर स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ की कुछ बच्चियाँ भी वहीं पे रहती थी। सो कभी कभी हम कारपूल भी कर लेते थे कि जैसे कि अगर हमारी गाड़ी में मैं और आपा जा रहे हैं स्कूल की तरफ, तो रास्ते में 2 और बच्चियाँ भी ले ली, या वो लोग जा रहे हैं तो मुझे और आपा को भी साथ ले गए। माई पॉइंट इज़ कि बहुत ज़्यादा एक मिलने जुलने का, हैंग आउट करने का, मुलाकातों का सिलसिला होता था। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, मुझे हैरत होती है, आपके राइट साइड पे कौन रह रहा है, लेफ्ट साइड पे या फ्रंट पे कौन रह रहा है, आपको ये तक नहीं पता। पूरी गली में या आपके मोहल्ले में कौन रहता है, ये तो बहुत दूर की बात है। लोग बड़े बड़े घरों में शिफ्ट होना शुरू हो गए, बड़े बड़े सोसाइटीज़ में शिफ्ट होना शुरू हो गए, और जैसे जैसे मामलात और चीज़ें बड़ी होनी शुरू हुई तो दिल छोटे होने शुरू हो गए। किसी को नहीं पता होता कि 4 घर दूर क्या मामलात चल रहे हैं, कोई किसी तकलीफ़ में है, किसी टेंशन में है। मैंने तो ऐसे मामलात भी देखे कि लिटरली हमसायों में तो बस इस्तग़फ़ार फौतगी हुई है और हमसाए अफसोस नहीं करने के लिए गए कि हम तो उनको जानते ही नहीं हैं, और 5-5, 10-10, 15-15 साल से उन जगहों पे रह रहे हैं। सो व्यूअर्स, मजहबी तौर पे भी अगर आप देखें तो हमसायों को तो बहुत हुकूक दिए गए हैं, और एक ऐसा पॉइंट भी आया था कि सहाबा कराम को ये खौफ हुआ कि कहीं इतने ज़्यादा हुकूक ना हमसायों को दे दिए जाएं कि घर वालों से ज़्यादा उनके हक हों। सो हमसायों की बहुत वैल्यू है व्यूअर्स, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेबर का ख्याल रखना उतना ही अहम है जितना अपने किसी अजीज़ का ख्याल रखना है, बल्कि शायद ज़्यादा, क्योंकि देखें ये लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, ये आपके नेबर्स हैं, ये आपके सुख दुख के साथी होने चाहिए। मसला ये कि हम लोग कम्युनिटी लिविंग की जगह इंडिविजुअल लिविंग की तरफ आ गए। कम्युनिटी लिविंग से मुराद के सब मिलजुल के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम में है, कोई तकलीफ़ में है। मुझे याद है भले वक्त थे, चाहे छोटा सा कोई मोहल्ला होता था, वहाँ पे 1.5-1.5, 2-2 मरले के घरों में लोग रह रहे होते थे, या 1-1 मरले के घरों में, लेकिन अगर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम आ गई है तो सारे मोहल्ले के लोग मिलकर उस मसले को हल करने की कोशिश करते थे। कोई सुख होता था, कोई दुख होता था, स्पेशली अगर शादी खुशी का मौका हो गया, किसी बच्चे की पैदाइश हो गई, अकीका हो गया, या कोई खुदा न खास्ता किसी की बीमारी आ गई किसी की फैमिली में, या कोई तकलीफ़ आ गई, या कोई बुज़ुर्ग जो है वो अकेले रह गए, उनके बच्चे वगैरह नहीं हैं, या वो कहीं उनके बच्चे बाहर चले गए हैं, तो उन लोगों का भी ख्याल रखना मोहल्ले के सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। अब वो मामलात ही नहीं रहे।
क्या होता था कि लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह गली के अंदर लोगों ने कुर्सियां टेबल लगाए और आके बैठ गए, मोहल्ले के सारे बड़े जो हैं वो आके बैठ गए, गपशप लगा रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई थोड़ा म्यूज़िक लगा लिया, बातचीत कर ली। बड़ा एक पॉजिटिव माहौल होता था जब मैं बड़ी हो रही थी। अब एक हैरान कुन बात है कि लोग आपस में एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं रखते, कम्युनिकेट ही नहीं करते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना ज़रूरी नहीं समझते। लोग इतने मसरूफ़ हो गए अपनी पर्सनल लाइफ में कि ये भूल गए हैं कि पड़ोसियों के भी हकूक़ हैं और उनको भी रिगार्ड देना है। लेकिन यहाँ पे एक बात का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, हमसाए हो के ये कहना कि यार हमारे हमसाए जो फ़लाँ 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 हैं वो तो हमारे लिए कोई एफ़र्ट नहीं कर रहे, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकना ये देखने के लिए कि क्या हम भी कोई चीज़ कर रहे हैं उनके लिए जिसके एवज़ कोई रिएक्शन हो, कोई बात हो। अब सबसे अच्छी बात आप देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैंने ये कनाडा अमेरिका वगैरह में देखा है, ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर कोई भी इंसान किसी नए घर में या नई जगह पे शिफ्ट होता है तो आसपास के जो लोग होते हैं वो कोई खाने पीने की चीज़ या कोई केक पेस्ट्री या फूल शूल लेके दरवाजे पे आके उनको वेलकम करते हैं कि जी मुबारक हो, आप हमारे हमसाए हैं, हम नेबरहुड में आप हमारे आए हैं, ये हमने आपके लिए कैसरोल बना लिया या ये बना लिया, आप नए नए शिफ्ट हुए हैं, आप कहाँ खाने शाने बनाएंगे। तो लोग बड़ा एफर्ट करते हैं। वेस्ट में तो मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है और कितने मज़े की बात है कि वेस्ट में ये चीज़ें हो रही हैं जबकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा थी। मुझे याद है घर में कभी खीर या कोई मीठा या कोई भी चीज़ बनती थी इस टाइप की, या बिरयानी बहुत ज़्यादा बनी तो 4-5 डिशें फिर बना के या डब्बे वगैरह बना के हमसायों के घर भी भेजे जाते थे। ज़रूरी नहीं था कि न्याज ही भेजा जाए या कोई इस किस्म का मामला हो, वैसे ही लाड प्यार में कि भाई आंटी हमें पता चला, हमने वो जिस तरह आज हम किचन में जो भी रेसिपी बना रहे हैं, जैसे कि अगर कढ़ाई बन रही है तो कढ़ाई जो है हमने बनाई तो हमें पता है अंकल आंटी आपको बड़ी पसंद है कढ़ाई, तो हम आपके लिए भी थोड़ी सी ले आए। और ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है लोगों को हेल्प आउट करने का भी। व्यूअर्स, अगर आपके हमसायों में कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, आपको पता है कि घर के मर्द की जॉब चली गई है, कोई अर्निंग बंदा नहीं है, उनके हालात नहीं ठीक, तो आपने घर में खाना बनाया, थोड़ा आपने एक्स्ट्रा बना दिया और वहाँ पे जाके आपने दे दिया। आज भी ऐसी, जैसे अंदरून लाहौर के अंदर, अंदरून शहर के अंदर ऐसे होता है। ये हमारे कल्चर का, हमारे तहजीब का, हमारे मज़हब का, सब चीज़ों का हिस्सा है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हमसायों के साथ किस तरह पेश आते हैं, हम उनको किस किस्म की ट्रीटमेंट देते हैं। और सच्ची बात है, बड़े होते हुए आपके नेबर्स के अंदर जो बच्चे होते हैं वही आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। और अगर आप दोस्तियों को मेंटेन रखें तो वो फिर लिटरली सारी ज़िंदगी की दोस्तियाँ होती हैं। पड़ोसी का ख्याल रखना, एक दूसरे की मदद करना है, मतलब मुसीबत में उनको देखना, उनको हेल्प करना, उनकी सपोर्ट करना। अच्छा पड़ोसी होने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे की इज्जत भी करें, उनकी मदद करें, ज़रूरत के वक्त उनके काम आएँ और पीठ पीछे उनकी ग़ीबत ना करें, उनके बारे में फजूल बातें ना करें, उनको देख के हसद ना करें। अब तो लिटरली सिर्फ ये वाली चीज़ की हद तक हमसायों के साथ ताल्लुक़ है, या अगर हमसाए ने नई गाड़ी ख़रीदी तो घर के किसी बंदे ने जाके पूछे, अच्छा कितने की ख़रीदी, कब ख़रीदी, अच्छा जी मुबारक हो, आपको घर आए और फिर घर में एक नया तमाशा शुरू हो गया कि जी फ़लाँ के हम देखे फ़लाँ ने तो अपनी बीवी को नई गाड़ी लेके दी, आपने तो मैं गाड़ी तक नहीं लेके दी। मुकाबलेबाजी पे चीज़ें आ जाती हैं। सो हमसाए भी इंसान हैं और हमसायों को अच्छे तरीके से ट्रीट करना, फैमिली की तरह ट्रीट करना, उनको रिस्पेक्ट देना हम सबका फ़र्ज़ है। और उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे तवज्जो भी देना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर आपको पता है कि आपके हमसायों में कोई ऐसा बंदा है जो बीमार है, किसी तकलीफ़ से गुजरा है, किसी दुख से गुजर रहा है। अब मैंने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जैसे नेबरहुड में किसी की फौतगी हुई हो, अब अगर आज किसी का जनाजा उठा है, 2 दिन बाद उनके कुल हैं और उस दिन किसी ने अपने घर में कोई शादी का फंक्शन रखा है, तो लोग फिर अपनी चीज़ों को ज़रा सेटल डाउन कर देते हैं या डेट चेंज कर देते हैं, या ऐसे मामलात क्रिएट करते हैं कि दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो, कि अगर आपके घर में खुशी आई है तो आपकी खुशी की वजह से उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, और अगर आपके घर में तकलीफ़ है तो उनकी खुशी ना ख़राब हो। अच्छे नेबर्स, अच्छे इंसान मेरे ख्याल से होते हैं हमेशा, और अच्छे इंसान का तकाजा यही है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखे, एक दूसरे को रिगार्ड दे और खुशियाँ भी बांटे और गमों का भी हिस्सा बने और पॉजिटिव अंदाज में ज़िंदगी आगे लेके चलें। वो जो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो अपने दुख दर्द भी वर्बली भी शेयर करें, एक दूसरे की तकलीफ। और ये जो एक चीज़ होती है ना, इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना, हर मोहल्ले में, हर हमसायों में कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिनको बहुत शौक होता है इधर की उधर करने का। ऐसे लोगों से ज़रा इज्तनाब करें और उनको अपने घरों में इसलिए ना घुसाएं कि वो आपको अगले 4 घरों की गॉसिप सुनाएगा, क्योंकि याद रखें जो किसी के घर की गॉसिप आपको सुनाएगा वो आपकी घर की गॉसिप कहीं और जाके सुनाएगा। सो
अच्छे और पॉजिटिव रिश्ते रखें, जिससे भी रखें, चाहे वो आपके हमसाए हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं। और याद रखें, हमसायों के बहुत हकूक़ हैं, उनके हकूक़ का ख्याल रखना, उनको रिगार्ड देना, उनको रिस्पेक्ट देना हमारा फ़र्ज़ है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं। शेफ़ नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। हमसायों की बात हो रही है जी, हमसायों की बहुत अच्छी आपने बातें की कि हमसायों को वाकई पहले के ज़माने में तो ये था कि जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मियों को भी और हमें भी पता होता था कि किस घर में कौन रह रहा है। और दूसरी बात ये है कि आज लोग इतने बिज़ी हैं कि दूसरे घर में भी पता नहीं चलता कि कौन रह रहा है। आप सोचें कि कौन किस घर में रह रहे हैं, तो अपनी जगह लोग साल हाँ साल कहीं पे रहते हैं और लिटरली एक दीवार होती है, वो जो एक हाँ जी, एक बीच में जो दीवार होती एक है, जो बीच की दीवार होती है, वो उस वाले हमसाये को भी नहीं जानते, नाम नहीं जानते। बिल्कुल। लेकिन मतलब मेरी अम्मी और मुझे भी बहुत शौक़ है कि मैं देखती हूँ कि हर घर में कौन रहता है और सलाम दुआ और कोई चीज़ बनी तो बना के भेजी। ये मेरा मतलब बचपन से ही शौक़ था। और यार अब भी मैं आपको बताऊँ, मामा काम करती थी। अक्सर ऐसा होता था कि अगर वो काम पे या नानू की अगर तबीयत ख़राब है वटेवर, तो एक साइड पे मेरी अपनी सगी खाला का घर था, सफ़ियाला का घर, और दूसरी साइड पे नवीला आंटी का घर था। तो मम्मा अक्सर मुझे और असद को, मेरी बहन क्योंकि ज़्यादा तंग नहीं करती थी, तो मेरे भाई को और मुझे नवीला आंटी की तरफ छोड़ देती थी 4-5-6 घंटे के लिए। और वो इतना प्यार करती थी, इतना ख्याल रखती थी। मतलब बात ये है कि लिटरली हम कज़न्स की तरह बड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले तो ऐसे था नेबर्स के, ये लगता था ये हमारी कज़न है, ये हमारी बहन है, लोग इस तरह मतलब वो करते थे। लेकिन अब नहीं, अब तो लोग अपने नफ्सा नफ्सी का दौर है। लेकिन किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे आपने कहा खाना ज़्यादा बन गया तो आप बना के उनको भेजें। तो किसी की प्रॉब्लम देख के किनारा कशी कर लेते हैं कि यार कहीं ये हमें कुछ कह ही ना दें। जी। तो और आपको याद है कि एक वक्त होता था जब खुदा ना खास्ता किसी की फौतगी होती थी या किसी की बच्ची की शादी होती थी, तो उसके जो खाने होते थे वो हमसाई जिम्मेदारी लेते थे कि भाई हम इतने अरसे से आपके साथ रह रहे हैं, अब बेटी की शादी का खाना हमारी तरफ से। 4 हमसाए साथ हुए, उन्होंने मिलके एक ने 4 लोगों ने खाना कर दिया। किसी ने फ्रिज ला दिया, किसी ने कोई चीज़ ला दी, किसी ने कोई चीज़ ला दी, भांडे बर्तन। किसी हमसाए ने कहा कि हमारी तो बेटियों की शादी होगी, हमारे पास 2 रज़ाइयों के सेट थे, तो हमने सोचा बच्ची को दे देंगे हमारी तरफ से गिफ्ट। ऐसा होता था। अब तो अगर 500 रुपए भी शादी को देने पे किसी को देने पड़ जाए तो लोगों को अजाब पड़ जाता है कि यार मुलाकात तो इनसे हमारी होती नहीं है, पता नहीं हमें क्यों। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मेरी जब शादी हुई तो मेरे नेबर में एक आंटी रहती थी, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया हुआ था, वो बीमार हो गई और मैंने उनकी बड़ी खिदमत की क्योंकि डॉक्टर ने उनको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हुई थी कि जो कि सालन और वो नहीं, उनकी बेटी स्कूल चली जाती होती थी, टीचर थी, और मैंने उनकी इतनी खिदमत की। और उन्होंने मेरी शादी पे खाना, उनका वो था होटल था, और उन्होंने 300 लोगों का खाना उन्होंने दिया। उन्होंने वाकई अगर मुझे उन्होंने बेटी बनाया और उन्होंने बेटी बनाने का हक अदा किया। वही वाली बात है ना। बट बात ये कि देखिए कोई भी नहीं करता, आप यकीन करेंगे, कोई नहीं करता। आजकल कोई नहीं करता, लेकिन अच्छे वक्तों में लोग करते थे। मुझे याद है कि हमारी उसी स्ट्रीट पे आरजा रोड पे अगर किसी के घर फौतगी होती थी तो लोग, क्योंकि घर भी इस तरह के थे और बड़े बड़े घर थे वटेवर, तो लोग देगे भिजवाते थे कि जी आज का पूरा खाना हम, क्योंकि हम, मुझे तो यही याद है बड़े होते हुए कि पहले 3 दिन जनाजा, उसका नेक्स्ट डे, और कुल 3 दिन का खाना तो बनाने नहीं देते थे घर वालों को। शादियों में भी यही होता है, ढोलकी पे कोई खाना बना के ले आया, कोई ये ले आया, कोई चाय की इंतजाम किसी ने कर दिया। तो बात ये कि व्यूअर्स, फिर जब इंसान खुद भी किसी तकलीफ में आता था तो आपके साथ खड़े होने वाले 50 लोग होते थे। बिल्कुल। अब हो ये गया है कि हमने अपनी जिंदगी को इतना सा मुख्तसर सा कर लिया, हर बंदा अपने अंदर मगन है और अपने अंदर मगन है। तो जब मसला आता है और क्राइसिस होता है और जब दूसरे इंसानों की जरूरत पड़ती है तो तब हम फंसे पड़े होते हैं और टकरे मार रहे होते हैं। सो व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे आई गेस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नेबर्स के साथ दोस्ती, सलाम दुआ, एक जो ताल्लुक होता था, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ थी। मजहबी तौर पे भी हमें इस चीज़ की गाइडेंस दी गई है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है व्यूअर्स। बिल्कुल याद रखें, आपकी बहन, आपका भाई, आपका कज़न कहीं पे भी रहते हो, हम साया आपके बिल्कुल साथ रहते हैं। मैं कितने केसेस जानती हूँ व्यूअर्स के घर में किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हुआ या बच्चा गिर गया, चोट लगी, तो हम साए लेके गए। बिल्कुल, क्योंकि घर में जो काम करने वाले थे, जिनके पास गाड़ी थी, बाइक थी, वो घर पे ही नहीं थे। इतने केसेस रेगुलरली सुनने को मिलते हैं। तो व्यूअर्स, सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं, ऑन अ डेली बेसिस नहीं तो एटलीस्ट वीकली बेसिस में, संडेज को या सैटरडेज को हम लोग इतना जाते हैं इधर उधर मिलने के लिए। हम जायों की तरफ बस एक दो अंदर झाती मार के अस्सलाम वालेकुम, बस आपको सलाम करना था, आपकी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, हम जा रहे थे अपनी अम्मी की तरफ, तो सोचा आपसे पूछ लें। वो कहते हैं ना, हम साया माँ जाया। और बात ये कि देखिए, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं।
हमें थोड़ा सा ना व्यूअर्स अपने आप में से निकल के थोड़ा सा वापस लोगों की तरफ जाना है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस ने हमें लोगों से, इंसानों से इतना डिस्कनेक्टेड कर दिया। और अफसोस की बात ये कि इन डिवाइसेस का यूज़ ये था कि लोगों से कनेक्ट करें, बिल्कुल। इन्होंने कनेक्ट करके हमें डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वापस रिकनेक्ट आपने और मैंने करना है। और सिंपल सी बात है, आज कनेक्ट करेंगे तो हमारे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल। अगर हम नहीं कनेक्ट करेंगे तो मज़ीद हम आइसोलेट हो जाएंगे, और फिर वही होगा जिस तरह साईफाई की फिल्मों में देखते हैं, एक पॉड के अंदर एक बंदा अकेले ज़िंदगी गुजार रहा है और उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। और व्यूअर्स, कोई भी इंसान अकेले पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अभी ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद किचन में क्या बन रहा है ये भी जानेंगे, और मैं आपके साथ एक साइंटिफिक रिसर्च शेयर करूंगी, जो एक नफ्सियात की रिसर्च की गई थी उन लोगों के बारे में जो अकेले प्यार के बगैर पाले जाते हैं, और वो लोग जो प्यार और लाड के साथ, ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ पाले जाते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ नूर अपने दस्ताने पहनने लगी हैं, ग्लव्स, और आज ग्लव्स पहन के बना क्या रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ जी चिकन सीख कबाब कढ़ाई। चिकन सीख कबाब कढ़ाई, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे हम प्याज बना रहे हैं, प्याज ब्राउन कर रहे हैं जी, हल्का इनको सा ब्राउन ब्राउन करना है करेंगे। या लाइट? इनको लाइट पिंक करना है। अच्छा जी। जी जी। और ये हम रेड वाले प्याज हमने यूज़ जी। किए, बिल्कुल सही है। तो ये हम प्याज को करें और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे। डालेंगे। आप अगर पहले तरीका बता दें तो उसके बाद मैंने, अगर आपको याद हो व्यूअर्स, ब्रेक से पहले कहा था कि एक रिसर्च आपके साथ शेयर करनी है, फिर मैं आपके साथ वो रिसर्च शेयर करूँगी। जी सीख कबाब कढ़ाई मसाले के लिए जी चाहिए मुर्ग का गोश्त 1 किलो, प्याज 4 अदद, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 4 अदद, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, एक साबुत ज़ीरा भी लेंगे और ज़ीरा पाउडर भी लेंगे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप। और ये हमारा मसाले का है। और चिकन सीख कबाब के लिए जो है हमें इसमें चिकन जो है वो आधा किलो चाहिए, इसमें 2 प्याज चाहिए हमें, और सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और लहसुन अदरक की पेस्ट। इसको हम चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लेंगे। फिर आपने चिकन का कीमा नहीं लेना है, चिकन का ब्रेस्ट पीस और थाई पीसेस लेके उसको बिल्कुल ड्राई करके चॉपर में डाल देना है और उसको आपने चॉप करना है। उसके बाद उसमें भुना हुआ बेसन जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून और 2 ब्रेड के स्लाइस वो डाल देंगे आप, और उसको डाल के अच्छे तरीके से चॉपराइज करके उसको निकाल के आप फ्रिज में रखें 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि वो मैरिनेट भी हो जाए और वो थोड़ा थिक हो जाए। और उसके बाद आप इसके ये कबाब बना लें छोटे छोटे साइज़ के। और फिर अभी जो है प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं ना व्यूअर्स, जब आप एक दफ़ा ये पहन लेना तो एक दफ़ा इनको वॉश कर लिया करें, क्योंकि याद रखिए इसके ऊपर पाउडर वगैरह होता है और वो कंज्यूम करने के लिए नहीं होता। तो अगर नॉर्मल वो दूसरे वाले आपको ग्लव्स मिल जाएं तो बेहतरीन है, बट अगर आपने इस किस्म के ग्लव्स भी यूज़ करने हैं तो याद रखिएगा कि इनको वॉश करके यूज़ करना है, क्योंकि इनके ऊपर एक पाउडर सा लगा हुआ होता है, वो खाने पर नहीं लगना चाहिए। सो एक दफ़ा आप अपने पानी के गुजार के उसको ड्राई करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप ये क्या बना रही हैं? ये मैं सीख कबाब बना रही हूँ। इसकी अपनी जितनी मर्जी शेप बना लें, बड़े बनाना चाह रहे हैं, छोटे बनाना चाह रहे हैं। और हम इस पे करेंगे? जी, इस पे करेंगे। बिल्कुल सही। फ्रीज़र से निकालना मैं। हाँ जी, तो फ्रीज़र में भी हमने कुछ शेप बना के रख दिए थे, ये देखिए, ताकि वो ना अपनी शेप को होल्ड कर ले। जी बिल्कुल। यहाँ पे हम उसको गर्म कर रहे हैं अपने इसको हल्का सा हम सिर्फ स्टीम करेंगे ताकि ये पक जाए, ये अपनी शेप को होल्ड कर लें, क्योंकि ये हम बेसिकली, क्योंकि सीख कबाब की कढ़ाई, अब ये सीख कबाब एज इट इज़ भी आप खा सकते हैं जी, और कढ़ाई फॉर्म में भी बना सकते हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने घर में, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि वो घर में कढ़ाई वगैरह जो है वो सीख कबाब वगैरह बना लेते हैं और वो फिर ड्राई बहुत हो जाते हैं। हाँ जी। आपको पता है बारबेक्यू नेक्स्ट डे खाने के काबिल नहीं रहता। उसमें कढ़ाई बन सकती है, उसमें आप बड़ी अच्छी एक कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। हाँ जी, और वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और ये बेसिकली हम इसलिए करें ताकि एक तरह से सील हो जाए। हाँ जी, सील हो जाए, बिल्कुल। तो ये हम साथ साथ कबाब भी करें। अच्छा, तो मैंने रिसर्च आपके साथ व्यूअर्स शेयर करनी थी। हुआ ये कि मैं जब कनाडा में यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी तो मेरी डिग्री क्योंकि साइकोलॉजी थी अलॉन्ग विद सोशियोलॉजी एंड मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोकल्चर, मेरे 2 मेजर्स थे और एक माइनर था। तो साइकोलॉजी में क्लास में हम एक बार पढ़ रहे थे तो हमारी टीचर ने कहा कि ह्यूमन इंटरेक्शन, इंसानों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और एक दूसरे को इस तरह से टच करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा कि येस, बट ऐसे भी तो लोग होते हैं जो मतलब किनारा कशी कर लेते हैं दुनिया से और ये और वो, तो वो उन लोगों का क्या जो
मतलब वो जो कहते हैं ना जिनका इंट्रैक्शन, उन्होंने फिर मेरे साथ एक रिसर्च शेयर की, बल्कि हमारी पूरी क्लास के साथ एक रिसर्च शेयर की कि बेसिकली एक वक्त पे ये जो यतीम बच्चे होते हैं या जिन बच्चों को अबेंडन कर दिया जाता है, उन बच्चों के साथ एक रिसर्च की, एक वो की गई एक्सपेरिमेंट थी। तो बड़ी गलत एक्सपेरिमेंट, और आजकल के ज़माने में तो कभी भी इस किस्म की चीज़ अलाउ ना हो। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कुछ बच्चे लिए और उन बच्चों को, ये आप पहले लगा लें बेशक, उन्होंने कुछ बच्चों को जो है जैसे एक ग्रुप बच्चों का जो है उनको एक जगह पे रखा नर्सरी में, और एक ग्रुप बच्चों का दूसरे कमरे में नर्सरी के दूसरी साइड पे रखा। किया ये कि उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया गया, लाड किया गया, उनको गोदों में उठाया गया। वो जो कहते हैं ना कि उनको जिस तरह हम लोग अपने घरों में बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको बिल्कुल भी ना उस तरह से यतीम बच्चों की तरह नहीं ट्रीट किया गया जिस तरह उस ज़माने में रख देते थे, मतलब जगहों पे बस छोड़ देते थे और पूछते नहीं थे। एक तो ये किया। दूसरा फिर उन्होंने ये किया कि जो दूसरा ग्रुप था उनकी पूरी नशोनुमा की चीज़ें पूरी की, खाना पीना एक एक चीज़, लेकिन उन बच्चों को कहीं पे भी वो नहीं किया, मतलब उनको लाड प्यार नहीं किया गया। अब हुआ ये कि जिन बच्चों की नशोनुमा पूरी हो रही थी लेकिन उनसे लाड प्यार नहीं किया, उनकी ग्रोथ भी नहीं हुई सही तरीके से, और उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। ठीक है, उनकी सारी वही केयर की जा रही थी जो दूसरों की जा रही थी, सिर्फ उनसे फिजिकल प्यार नहीं किया जा रहा था, लाड नहीं किया गया। आप ये सोचें कि जो दूसरे बच्चे थे जिनके साथ लाड प्यार हो रहा था और ये चीज़ें हो रही थी, उन बच्चों की हेल्थ भी बहुत बेहतरीन थी, उनकी हाइट भी बढ़ी, उनकी जहन की भी अच्छी नशोनुमा हुई। तो बात यह है कि इंसान का इंसान के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमें इस चीज़ में से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो हम सोच रहे हैं ना कि हम एक आइसोलेटेड दुनिया गुजार लेंगे, हमारे बच्चे आजकल अगर सफ़र कर रहे हैं, उनको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स, हज़ार किस्म की चीज़ें हो रही हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे बच्चे गैजेट्स और डिवाइसेस के अंदर इतने घुस चुके हैं कि वो, जी क्या करूँ, इसमें निकाल लेंगे। अच्छा ये निकाल, अच्छा सो डिवाइसेस और इन चीज़ों में वो इतने ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि अब हमारे बच्चे वगैरह जो है ना वो भी मशीनों की तरह चलना शुरू हो गए। और ये इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है व्यूअर्स, कि उसको प्यार मिले, उसको लाड मिले, उसका इंसान के साथ इंटरेक्शन हो। कितनी ज़्यादा जगहों पे ये बात हो रही है कि एक हग आपको 8 सेकंड का मिनिमम हग देना चाहिए, उससे आपके अंदर पॉजिटिव एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। सो ये याद रखना कि ह्यूमन इंटरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से आपने अपने आप को ज़िंदगी में आगे लेके चलना है। सो हमसाए तो देखिए, ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं है, हमारे पास हमारे इर्द गिर्द कोई कि मतलब हमारे तो फ्रेंड्स ही कोई नहीं है। आपने कभी अपने हमसायों से दोस्ती करने की कोशिश की है? उनके साथ इंटरेक्शन रखने की कोशिश की है? मतलब आप एटलीस्ट एफर्ट तो करें ना। जी, एफर्ट हर बंदा ये कंप्लेन करता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हल करने की किसने कोशिश की है? नेबर्स तो लिटरली आपके साथ ही रहते हैं, और हमने ही करना है ये सब कुछ, जो कुछ भी करना है। अच्छा ये इधर आप सिचुएशन के बारे में मुझे बताएंगे। अभी और कुक होगा जी, थोड़ा सा कुक और होगा, फिर हम लहसुन अदरक की पेस्ट, फिर हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। अच्छा अब एक सवाल, ये मटन और बीफ के साथ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? बीफ में थोड़ा सा फैट डलेगा, क्योंकि बीफ के कबाब जो है ना वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। जी, अगर बीफ में थोड़ा सा चिकन मिक्स कर लें तो उसका बड़ा ही अच्छा वो उसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा और वो अच्छे तरीके से बाइंड भी हो जाएंगे। वो ड्राई इसलिए होते हैं कि उसको कीमे को ज़रा ना आप 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लें, और फिर जब इसको मिक्स करें, जैसे हमने अनियन, असल में बहुत से लोग ना चर्बी नहीं डालते, वो जब आप चर्बी नहीं डालते ना तो एक ड्राइनेस आ जाती है। उसमें फैट उसी का डाल लें। मतलब जैसे आपने बीफ लिया है तो बीफ का ही फैट होता है जो बिल्कुल नरम सा होता है, अगर हाथ से भी उसको मसले तो वो बिल्कुल टूट जाता है। हाँ जी, वो वाला। और बहुत से लोग तो उसके अंदर खाना पकाते भी हैं। हाँ जी, उसको वो कहते हैं कि किसकी चर्बी, गुर्दे की चर्बी डाल दें। अच्छा, हाँ जी, तो असल में गुर्दे की चर्बी होती है। हाँ जी। अच्छा, वो बिल्कुल ऐसे हाथ से भी मसलेंगे ना तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। सही, यानी कि वो इतनी अच्छी होती है। बाज़ लोग तो जो चपली कबाब है उसी में करते हैं, और मतलब घी ऑयल नहीं डालते, उसी को मेल्ट करके और उसी में फ्राई करते हैं। बिल्कुल सही। एक सेकंड, चले नूर आप ना मेरा काम बड़ा ख़राब करती हैं। तो बस हो गया। वो जो आप अपनी फनकारियाँ बीच में करनी शुरू कर देती ना तो मेरे कबाब फिर ख़राब हो जाते हैं। और मटन का भी यही है कि जब मटन को भी हम 2 से 3 दफ़ा मशीन में निकाल लेंगे, जब हम प्याज को चॉप करेंगे तो उस कीमे को भी दोबारा से चॉप कर लें।
अच्छा ठीक है। हाँ जी, वो गल भी जाएंगे आपके और अच्छे तरीके से वो हो भी जाएंगे। ये लें जी, अब आपके ये देखिए हमारे टूटे नहीं हैं। हाँ, बट आपने कोई काम नहीं करना, जो सारा आज आप मेरे से ही करवा रही हैं, हैं? वो मैं कबाब ही बनाई जा रही हैं और मैं कबाब बनाई जा रही हूँ क्योंकि ये भी बड़ा थोड़ा काम है। हाँ जी, ये भी थोड़ा काम है, बट बात ये है कि वो हाथ से आप मुट्ठी से वो बना सकते हैं बड़े आराम से, और जी। इनको बेसिकली शेप होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये किया जाता है हाँ, कि वैसे अगर आपका जो है वो ज़्यादा टाइम फ्रिज में पड़ा रहा है आपका, तो वो थोड़ा सख्त हो गया तो फिर डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं मसाले में। हाँ, लेकिन सेफ साइड के हाँ अंदर जी, ना सेफ साइड, हमने इसको सेफ साइड ढूंढी है कि हम इसको हल्का सा ना सील कर लें। कुक कर लें आप। जी। और बाय द वे आप इतने को कबाब कुक करके फ्रीज भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाफ हाफ डन डन करके आपने हाँ रख जी। दिया। अब आपने अगर कबाब की फॉर्म में खाना है तो आपने इसको बेक कर लिया, एयर फ्रायर में डाल दिया, जी। और अगर आपने इसको उस तरह से खाना है लाइक अ कढ़ाई, जी। तो वो आपके पास बेसिक चीज़ तैयार है, सिर्फ आपने मसाला बस तैयार आपने इसको ठंडा करके जो है ना फ्रीज करना है, ठंडा, हाँ ऑब्वियसली, गरम नहीं करना। गरम नहीं करना। अब ये निकाल लें ये वाले कबाब। जी, ये निकाल लें, हो गए ये भी। अच्छा जी, इस सिस्टम तो होगा जिससे हम इनको जल्दी उठा सकते हैं। हाँ जी, तो ये हमने कबाब भी निकाल रहे हैं साथ साथ, ताकि हम अपनी बैक एंड पे ये चीज़ें रेडी कर दें। जब तक हमारा मसाला रेडी होगा तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा पूरा का पूरा। तो क्विक रेसिपीज़ होती हैं ये, इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि अक्सर लोग जो है इतना ज़्यादा महंगा खाना आप लोग जाके मार्केट से ख़रीदते हैं, और सच्ची बात है क्या सफाई सुथराई और पोर्शन, इतना छोटा आपको पोर्शन मिलता है, पेट भी नहीं भरता बाज़ कि पेट भी नहीं आपका भरता, एक बंदे का नहीं पेट भरता। तो जितने में आप एक बंदे का बाहर से खाना उठाते हैं उतने में ये कबाब जो है ना उठने के मूड में नहीं है। ये लीजिए, साथ हम इसके मिंट रायता और फ्रेश सैलेड। ये जो हमारा मसाला है जी, इसमें आप डाल दें लहसुन की पेस्ट। अब इसमें हम सारी सारी डाल दें। गरम जो लहसुन अदरक है इसी से जो है मसाले का टेस्ट भी आता है और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। हाँ जी, इतना को वो गर्म हो चुका था। अच्छा, शीशे की चीज़ें प्लीज़ चूल्हों के साथ ना रखा करें। मैंने कहा ये मैं साथ साथ क्लियर भी कर दूं, एक पब्लिक सर्विस मैसेज, ये हमने बहुत गलत किया था। वो शीशा जो है वो टूट भी सकता है, और एक दफ़ा कांच टूट जाए ना खाने की चीज़ में या खाने की इर्द गिर्द, तो फिर वो ठीक नहीं हो, वो फिर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। होता है ना कि शीशा टूट जाए या कुछ हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर हमने जी हम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा ये हो जाए कुक, लहसुन अदरक तो हम मसाले डाल लेंगे और फिर उसके बाद हम मसाले तो ये है ना, नहीं ये नहीं है। हाँ जी, ये मुझे बता दीजिए मसाले में ताकि डालने शुरू कर दूँ। हाँ जी, क्या इसमें नमक डालें आप? नमक कितना को डालूं? जी बस थोड़ा कम ही डालें। हाँ बस ठीक है, 1 चम्मच ठीक है। और इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। जी डाल दें। इसमें एक वो डाल दें, क्या कहते हैं, कुटी हुई मिर्च। हल्दी? कुटी हुई मिर्च भी डाल दें, हल्दी भी डाल दें। कितनी? 1 ही चम्मच? 1 ही चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्च? जी। धनिया डाल दें 2 चम्मच, धनिया पाउडर ये वाला। जी 2 चम्मच? हाँ जी। अच्छा, और ये था ज़ीरा साबुत। ये साबुत सारा? जी सारा डाल दें। ठीक है, बस थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दें। गरम मसाला देखो थोड़ा ये वाला है। हाँ जी बस। ओके, ये हमारा मसाला जो है इसमें डाल गया। अदरक लहसुन की हमारी आई थिंक पेस्ट भी हो गई है। जी अब डाल दूँ इसके अंदर? जी डालें टमाटर। अब ये आ गया स्टेज टमाटर डालने का, ग्राइंड किए हुए टमाटर। और अब लास्ट बता दें इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने ब्रेक की तरफ जी बस इसको थोड़ा सा ये टमाटर का पानी खुश्क होगा तो इसमें हम दही डाल देंगे 1 कप। हाँ और जी। जब ये मसाला जो है वो ऑयल छोड़ने लगेगा तो हम कबाब डाल के, सूखी मेथी धनिया डाल के और सब्ज़ मिर्चें डाल के दम दे देंगे। अमेजिंग। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइनस की बात करेंगे, डीविएटेड सेप्टम की बात करेंगे। अब आपने मेरी चीज़ें ब्लॉक कर दी हैं, थैंक यू। डीविएटेड सेप्टम की बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, हम फ़ौरन ही वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले आपको टीजर दिया कि डीविएटेड सेप्टम, डीविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में बात करेंगे और साइनसाइटिस। डीविएटेड सेप्टम हो या ना हो, हर बंदे को साइनसाइटिस ज़रूर है। इट चुको तो अगला बंदा कहता है हाय मुझे बड़ी साइनस की प्रॉब्लम है। तो साइनस तो हम सबका होता है, जिस तरह लोग कहते हैं मुझे ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर तो सब में होता है। अब लो है, हाई है, डीविएटेड है, नहीं है, क्या है, ये चीज़ें क्लियर करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर अरशदुल्ला
आफरीदी को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अब डॉक्टर साहब बहुत ही ब्रिलियंट है, आप एसोसिएट प्रोफेसर ENT, हेड एंड नेक सर्जन एट शालीमार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वेलकम टू द प्रोग्राम, और उसके साथ साथ DNS, जिसको हम अक्सर नॉर्मल ज़बान में कहते हैं डीविएटेड सेप्टम। अच्छा, बड़े लोगों को अंग्रेजी का तो टर्म ही नहीं पता होता। लोग कहते हैं यार मेरे पुत्र दी ना नक दी हड्डी जरा विंगी है पंजाब में या व्हाटएवर। सो ये है क्या, और ये हर किसी को कैसे है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, इट्स अ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है ये। मतलब स्टडीज़ कहती हैं कि आलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन है हमारी, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, उनको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होता है। सबसे पहले सेप्टम क्या है? सेप्टम नाक की वो हड्डी है जो हमारे नाक को दाएं और बाएं हिस्से में डिवाइड करते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दरमियानी वाली हड्डी। बिल्कुल ये एग्जैक्टली ठीक है, यस। तो ये हमारे नाक को दाएं और बाएं हिस्से में डिवाइड करता है। तो ये जब भी अपनी लाइन से थोड़ी सी टेढ़ी होके एक साइड पे चली जाती है, या ये दाएं साइड पे ज़्यादा मुड़ जाए या राइट साइड पे ज़्यादा मुड़ जाए, तो उससे जो पहला सिम्टम्स होता है वो नाक की बंदिश का होता है। तो इट इज़ वेरी कॉमन, 80 to 90% ऑफ स्टडीज़ हुई हैं कि पॉपुलेशन में ये होता है। तो इसको नाक की हड्डी का टेढ़ापन भी कहते हैं। सो इट इज़ वेरी कॉमन, यस यू आर राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बात हो गई, क्या ये मतलब क्या ये चीज़ जानलेवा है? नहीं, चूँकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 80% पॉपुलेशन में ये होता है, तो ये जानलेवा नहीं है। लेकिन इसकी वजह से जो बीमारियाँ जन्म लेती है, जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे आपने ऑलरेडी बताया साइनोसाइटिस। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि मुझे साइनोसाइटिस है, बट मेरी डीविएटेड सेप्टम तो नहीं है। तो क्या हर बंदा जिसकी डीविएटेड सेप्टम है उसको साइनोसाइटिस होगा? और अगर आपको साइनोसाइटिस कहते हैं तो डीविएटेड सेप्टम भी होगा? आप समझ रहे हैं क्या ये? जी बिल्कुल। बहुत क्लोजली इंटरलिंक है दोनों, क्योंकि यूजुअली जो साइनोसाइटिस की एक बहुत कॉमन वजह है वो है एलर्जी। इसलिए आज का हम सिर्फ साइनोसाइटिस कहते भी नहीं है, इसको हम मेरे अंदर के हुदूद बहुत फूल जाते हैं और मेरा वो नेजल ड्रिप फ्रंट एंड बैक। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट। तो इसीलिए इसको आजकल एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। पूरा नाम इसका तुसी जो कह रहे हो वही डॉक्टर ने वही कहा था। हाँ जी जी एग्जैक्टली वही है। तो इसको राइनोसाइनो, क्योंकि ये एलर्जी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, लेकिन नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब तशखीस जीरो से शुरू करते हैं। किसी को है कैसे पता चलेगा? डॉक्टर तक तो पहुंचना सेकेंडरी अमल होता है ना, पहले तो घर पे ही फनकारियां चल रही होती हैं। और किस एज पे पता चलता है कि ये है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि इसकी वजह क्या है, DNS होने की वजह क्या है। यूजुअली तो इवन कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि माँ के पेट से भी आपको DNS हो सकता है, दौरान पैदाइश के अमल के दौरान भी आपको DNS हो सकता है, बचपन में कहीं आप गिरे हैं, कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ, उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों में ख़ानदानी तौर पे भी DNS हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन है। अब अलामात क्या होंगी इसकी, यूजुअली जो सबसे कॉमन अलामात है इसकी है वो है नाक का बंद होना। नाक से सांस लेने में आपको मसला होगा, यानी कि खराटे। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर साहब, खराटे तो एडेनॉइड्स में भी हो जाते हैं। यस बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन एडिनॉइड जो हैं वो बच्चों में होते हैं, वो 13 साल की उम्र में एडिनॉइड जाके ख़त्म हो जाते हैं। एडिनॉइड जो होते हैं वो यूजुअली उसको हम बच्चों तक ही उस डिजीज़ को रिलेट करते हैं। बड़ों के साथ एडिनॉइड्स आर वेरी वेरी रेयर। ठीक है, जो खराटे होते हैं उसमें सिर्फ नाक की हड्डी का नहीं होना, उसमें 2 किस्म की चीज़ें आती हैं। एक जो होती है ऑब्स्ट्रक्टिव, कि किसी वजह से बंद है, जैसे हमने DNS कहा कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, या गले में बहुत बड़े टॉन्सल हैं, या ज़ुबान का जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा है। एक होती है सेंट्रल, के जो एपनिया, हम एपनिया की बात करें, वो खराटों के साथ ही एसोसिएटेड होता है। लेकिन इसमें यह है कि खराटे यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन, जो आप यूजुअली जब हम सोए होते हैं हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन जब नाक बंद होता है तो हम मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं, और उस वक्त अगर मुंह में कोई बंदिश है तो सॉरी, बिकॉज आई एम अ मदर, मेरी 4 साल की बेटी भी है, मेरा 8 साल का भी माशाल्लाह बेटा है। आगे भी हमजा भी जब छोटा था तो वो मुंह से तो तीनों ही सांस लेते हैं सोते हुए। हाँ, तो इसमें एक एडिनॉइड्स बहुत मतलब बड़ा हर बच्चा आजकल खुले मुंह के साथ, ऑलमोस्ट हर दूसरा बच्चा जो है उसको सांस का इशू है। आप ये देखें, एक्चुअली हमारे ये क्या स्मॉग?
यस यस एग्जैक्टली, जो पोल्यूशन है और जो हमारी स्मोक है ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एलर्जी को करने में, और उसकी वजह से एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है और वो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उस वजह से बच्चों को आजकल जो नेज़ल ब्रीदिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहे हैं। The reason I'm saying this viewers is कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है और थोड़ा सोते हुए उसको सांस लेने में अगर दिक्कत होती है, खराटे लेता है, तो उसका डिविएटेड सेप्टम ही है, डिविएटेड नेवल सेप्टम, उसको कुछ और भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि तशखीस कराना तशख़ीस ज़रूरी करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो एडिनॉइड्स हो, वो नाक के जो अपने गुदूद होते हैं जिसको हम कॉनकाज कहते हैं, टर्बिनेट कहते हैं, वो भी हो सकते हैं, या जिसको एक बड़ा कॉमनली जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है एलर्जिक लोगों के साथ, वो है नेज़ल पॉलिप्स, जो नाक में नए गुदूद का बन जाना जिसको कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन है, तो वो भी हो सकते हैं इसके साथ। तो अब ये अगर आपके घर में हो रहा है तो फिर अब आप किससे रुजू करें? अक्सर ऐसे होता है कि बच्चों के केस में तो माँ बाप कहते हैं कि खैर है, बच्चों को होता है, बच्चे खुद ही ठीक हो जाते हैं, आपको पता है। और जी, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। यहाँ ऐसे भी हैं जो 60 साल की उम्र का एक आदमी है जो पिछले 60 साल से ही खराटे मार खराटे रहे ले रहा है, हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कभी उसका चेकअप नहीं हुआ क्योंकि कहा हाँ तो हमारे खानदान में सारे खराटे सारे लेते हैं। खराटे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी सीरियसनेस को समझना एक्चुअली ज़रूरी है। बिकॉज जब आप खराटे लेते हैं इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम पहुंच रहा है, एंड दैट कैन अल्टीमेटली अफेक्ट योर लंग्स, आपके हार्ट को और आपके ब्लड प्रेशर को, और अल्टीमेटली आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होती है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आपका जो स्कूल में परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है बच्चों की, उनको हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं करता उनका, खेल में दिल नहीं लगता उनका, और वो हर टाइम यही कहते हैं कि मैंने सोना है, मैंने सोना है। और ग्रोथ नहीं होती ना, ग्रोथ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रोथ नहीं होती उनकी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन व्यूअर्स बच्चों का सोते हुए ही रिलीज होता है, और ये नहीं, और जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि बच्चा सो रहा है 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, लेकिन उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो REM स्लीप में तो जा ही नहीं रहा, तो वो डीप स्लीप में जब नहीं जाएगा तो उसकी ग्रोथ हार्मोन कैसे रिलीज होगा? ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा, फिर कद नहीं निकलेगा, बच्चे के दूसरे प्रॉब्लम्स हो गए, और फिर आप कहेंगे कि बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। बच्चा हमारे पास आप देखें अक्सर माँ यही लेके आती है बच्चे को, हमारा बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, वज़न गेन नहीं कर रहा, एक्टिव नहीं है। तो एक्चुअली उसके पीछे यही होता है जो आपने कही, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको अपने ENT जो भी कंसल्टेंट हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर वो कहें कि हाँ हमारी तरफ से क्लियर है, इट विल गेट बेटर विद एज, तो फिर ठीक है। लेकिन जो भी है इसके साथ एक और चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा हम उसको आपकी इवन फेशियल जो चेंजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। आप अक्सर मैंने बच्चों को देखा है उन्होंने ब्रेसेस पहनी होती हैं और वो होते हैं माउथ ब्रीदर हैं, खराटे ले रहते हैं, लेकिन उसका फिर उनको फ़ायदा ही नहीं होता जब तक आप उनकी जो माउथ ब्रीदिंग है, क्योंकि नॉर्मली इंसान ने नोज़ से ही ब्रीथ करना है, अगर वो मुंह से ब्रीथ कर रहा है तो बनी ही सांस लेने के लिए, मुंह नहीं सांस लेने के लिए बना, मुंह तो खाने के लिए बना है। एग्जैक्टली। अब आप मुंह से डबल काम ले रहे हैं और नाक आपकी बंद है, और जिस exactly. चीज को आप यूज नहीं करते जिस्म के किसी भी हिस्से को, वो यूजलेस होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जो आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं उसमें उसने ऑब्वियसली उसको डैमेज करना है, उसमें उसके अपने असरात आएंगे जब आप मुंह से सांस लेंगे। तो डॉक्टर साहब अल्टीमेटली आई गेस फिर अब इसके इलाज की अगर बात करें तो मुझे तो हमेशा से एक ही बात मेरे तक कन्वे की गई है जो मुझे समझ आई है कि भाई ये इसका ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन वो लोग कराते हैं जो एक्चुअली अपनी नाक सीधी कराना चाहते हैं। तो अभी जिस मेन चीज़ के ऊपर मैं आपसे मज़ीद डिटेल लेना चाह रही हूँ वो ये है कि क्या डिविएटेड सेप्टम वाले नोज जॉब कराते हैं फिर? एक्चुअली हमें ये दोनों डिफरेंट सर्जरी होती हैं। हाँ। एक को हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी जो कि हम नाक की हड्डी को टेढ़ापन के लिए अंदर के लिए ठीक अंदर के लिए करते हैं। एक होती है राइनोप्लास्टी। एग्जैक्टली वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस हद तक आप अपनी नाक की शेप को चेंज कराना चाह रही हैं। वो नोज जॉब है जिसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। जो नाक की बंदिश के लिए हम जो करते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए, वो सेप्टोप्लास्टी होती है। अच्छा। आप दोनों सर्जरियाँ एक साथ भी करते हैं जिसको हम सेप्टो राइनोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें आप नोज जॉब भी करवा सकती हैं और नाक की हड्डी को या जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है उसको सीधा भी करवा सकती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से मजीद क्लैरिटी लेंगे कि डेविएटेड सेप्टम या साइनसाइटिस का फिर इलाज क्या है। आप हमारे साथ रहिएगा।
जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ डॉक्टर अरशद हैं। डॉक्टर अरशद, मुझे ये बताइए, डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स उनकी स्पेशलाइजेशन है, आप ईएनटी सर्जन भी हैं, हेड एंड नेक सर्जन भी हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अभी हम डिविएटेड सेप्टम की बात कर रहे थे, अब मुझे इसके इलाज का बताएं। सर्जरी की तो बात हो रही है, लेकिन जब सर्जरी की बात होती है, कुछ बहुत मेजर सर्जरीज होती हैं, कुछ बड़ी माइनर होती हैं, जैसे अपेंडिक्स की होल से करके उसी तरह निकाल लिया, नॉट अ मेजर सर्जरी। कुछ मेजर, तो ये किस कैटेगरी में आता है? और इसका अब किसी की तशखीस हो गई इसको डिविएटेड सेप्टम है, अगर बच्चा है तो उसका क्या इलाज है, अगर आप और मैं एडल्ट है तो क्या इलाज है, और अगर बुजुर्ग है तो उनका क्या इलाज है? ये तीनों चीज़ों से गाइडेंस दें। जी बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि जो डिविएटेड नेज़ल सेप्टम अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रबल कॉज नहीं कर रहा, प्रॉब्लम नहीं कर रहा, तो आप उसकी सर्जरी ही की तरफ जाएं। आप कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि अगर जिस वक्त आपको इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस वक्त आप कुछ मेडिसिन होती हैं जो आप ले लें, तो उस वक्त आपका जो मसला है वो हल हो जाता है। लेकिन अगर नाक की हड्डी बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो उसमें आपको फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। और बच्चों में भी, इवन बच्चों में, पहले ये था कि चूँकि हड्डी ग्रो कर रही है, पहले जो मिथ्स थी कि आप 13 साल से पहले ये सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन इवन अब ये स्टडीज़ आ गई हैं कि आप 2 साल 3 साल में भी इवन जो सेप्टल सर्जरीज़ हैं वो कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो नुकसानात हैं उसके वो ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके जो सर्जरी है उसके। क्योंकि अभी हमने ब्रेक से पहले यही कहा ना कि आपकी ग्रोथ नहीं होती अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है। बच्चा इतना तंग है कि रात को बार बार उठ के बैठ जाता है, रोना शुरू कर देता है, सोता ही नहीं है। अब उस बच्चे की क्या ग्रोथ होगी? तो 13 साल की उम्र पे जब आप उसकी सर्जरी करेंगे तो तब तक तो मेजर नुकसान तो वो ऑलरेडी इनकर कर चुका होगा। एग्जैक्टली और यही DNS जो होता है, बाज़ दफ़ा इसकी इन्फेक्शन कानों को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, जिसकी वजह से कान को सुनने का भी इशू हो सकता है। तो अक्सर बच्चे आपकी इवन टीचर्स फिर आपको कहते हैं कि आपका बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होता क्लास में, मैं इनको पढ़ा रही होती हूँ लेकिन इनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं होती। तो वो यही होता है कि आपकी बात जो आपने वजह फरमाया कि एक्चुअली इसके जो नुकसानात होते हैं जो ग्रोथ पे, तो वो इतने ज़्यादा होते हैं कि अब आप इसकी सर्जरी बचपन में या बच्चों में भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि अगर बच्चों में करें छोटी उम्र पे तो वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन अगर बड़ों में जब ये सर्जरी करते हैं, जैसे मेरे एज ग्रुप में या हमारे बुजुर्गों में, तो उसकी रिकवरी बड़ी लंबी होती है। एक्चुअली बच्चों की हीलिंग पावर, जिस तरह टॉन्सिल्स छोटे बच्चों में निकालो तो वो दूसरे दिन ही मतलब फनकारियां कर रहे होते हैं, बल्कि जागने के बाद ही ऐसा ही होता है। और बड़ों में करें तो हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन आप बोल नहीं सकते, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पानी नहीं पी सकते। बच्चों को हम सेम डे पे, इसको अब एज अ टॉन्सिल की बात हम एज अ डे केस सर्जरी करते हैं, हम सुबह करते हैं, शाम को अब हम घर भिजवा देते हैं। जबकि बड़े हम एक दिन रखते हैं और हफ्ते तक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो पेन की कंप्लेन करते रहते हैं, और बच्चे माशाल्लाह वो अगले दिन ही वो खेलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या फिर बेहतर नहीं है कि डिविएटेड सेप्टम की सर्जरी छोटे बच्चों में ही की जाए? ये डिपेंड करता है कि आपको इश्यूज। तो डॉक्टर साहब इसकी तशखीस कैसे होती है? आपके पास एक बंदा है तो क्या इसकी कोई ब्लड टेस्ट है, मतलब हड्डी है तो क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। इसके लिए सबसे अच्छी बात जो डिविएटेड या नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो तशखीस है ये आप बैठे बैठे अपने क्लिनिक में आप कर सकते हैं। आप अपने हेडलाइट से या एंडोस्कोप से, जो कि एक छोटा सा कैमरा होता है, उससे आप नाक को और नाक के पिछले हिस्से तक सारा देख सकते हैं। वो आप अपने क्लिनिक में ही देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रेडियोलॉजी कराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। इट्स अ सेम सिटिंग डायग्नोसिस। पेशेंट आया आपके पास कुछ कंप्लेन के साथ, आपने उनका नाक चेक किया और आपको उसी वक्त डायग्नोसिस मिल गई कि हाँ इनको डिविएटेड नेज़ल सेप्टम है। तो इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। नो, एज इट इज़ वेरी कॉमन, सो दैट्स वाई इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, अगर उसके साथ साइनोसाइटिस हो, उसके लिए आपको बाज़ दफ़ा एंडोस्कोपी या CT स्कैन या रेडियोलॉजी, एक्सरेज वगैरह कराने पड़ सकते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद क्या इंसान का मुकम्मल इलाज हो जाता है? जी बिल्कुल। आप यूँ समझिए कि एक आपके घर की दीवार टेढ़ी है और उसने आपके 2 कमरों को इम्बैलेंस रखा हुआ है। आपने एक दीवार गिरा के उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले आए, तो आपका दोनों बिल्कुल, नाक का भी यही एग्जांपल है, तो वो बिल्कुल आपकी ब्रीदिंग अच्छी आएगी, आपकी क्वालिटी, इवन इस पे हमने खुद स्टडीज़ की हैं कि आप आफ्टर सेप्टोप्लास्टी आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी इंप्रूव होती है। तो उस स्टडी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं कि सेप्टोप्लास्टी के बाद आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं इस सर्जरी के बाद। डॉक्टर साहब जनरली एक तो ये इशू हो गया ना, जो एक बड़ा कॉमन इशू है, इसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? आप समझे, मतलब जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जैसे कि बाईपास में फौत भी हो सकता है बंदा। जी बिल्कुल। तो ये कितनी उस मामले में सीरियस है कि कुछ गलत हो जाए या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अगेन ना, नाक मुंह
ना, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। विजुअली भी दिखने में भी खराब हो सकता है और अंदर से मसला हो जाए तो सा ही गया। बिल्कुल, जो आपने एग्जांपल दी एक्सीलेंट एग्जांपल। तो कुछ सर्जरीज़ को हम डिवाइड करते हैं, कुछ होती हैं जो सेफ सर्जरीज़ होती हैं, रिलेटिवली कॉमन सर्जरीज़ होती हैं, और कुछ होती हैं जो कि आपने बताया जिनमें हाई रिस्क सर्जरीज़ होती हैं। तो मेरी जो कज़न ने करवाई थी और उसकी नक्सीर शुरू हो गई। मेरी मतलब ये नहीं कि वो शुरू ही रुकी नहीं, It's बट a उसको complication. जिंदगी में कभी नक्सीर नहीं हुई थी। जिस तरह वो खून नहीं फूट जाता, वो नाक से खून आना शुरू हो नाक जाता से blood आना। है, तो उसको उसने करवाया ये डिविएटेड सेप्टिक, इसीलिए तो आधा हमारा खानदान डर गया। उसकी नक्सीर फूटनी शुरू हो गई, बिल्कुल जो कभी नहीं हुआ था पहले। अच्छा, होता है ना कि बच्चों में होता है, उसको बचपन में उसकी अम्मी यही तो कहती है बचपन में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ते Operation भाई के ਨੂੰ बाद ਹੁੰਦਾ भी ਸੀ हुआ है। ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਹੇ ਤੇ ਨਿਆ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। अच्छा, ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सर्जरी की वजह से हो। अच्छा। नक्सीर कभी भी फूट सकती है। आप देखें बचपन में किसी को नहीं हुआ होगा, लेकिन वो 50 साल या 60 साल की उम्र में आप इमरजेंसी में देखें तो हमारे पास जो ब्लीडिंग नोज़ वाले पेशेंट आते हैं वो यूजुअली 60 या 50 साल की उम्र में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि बचपन में तो हम उसको सीरियस लेते ही नहीं है कि ये आम नक्सीर है, गर्मियों में आ जाती है और उसको हम घर में ही मैनेज कर लेते हैं। तो इट मे बी रिलेटेड टू सर्जरी, बट इट मे नॉट बी रिलेटेड टू सर्जरी एज वेल। कॉम्प्लिकेशंस की आपने बात की, बिल्कुल थोड़ी बहुत हो सकती है। नेजल ड्रिप भी तो होता है। वो सर्जरी से पहले ज़्यादा हो सकता है, सर्जरी के साथ उसकी इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर कुछ लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं कि यार मेरी अंदर पीछे की तरफ नाक बह जिसको रही हम होती है, रेशा जैसे या केराटिन रेशा, कहते हैं, बिल्कुल। तो वो भी आप कह रहे हैं इससे बहुत बेहतर हो बेहतर हो सकता है, क्योंकि देखें काम का नाक का काम है वेंटिलेशन, कि आप नाक से सांस लें। तो जब उसमें से एयर पैसेज नहीं होगी तो जो आपका रेशा है या जो आपकी जो सिक्रीशंस है वो गाढ़ी हो जाती है और आपको बाकायदा फील होती है गले में जाते हुए। तो दैट्स वाई जब आप नाक की सर्जरी करते हैं तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। और जो हम रेशे की बात करें उसका इलाज दवाइयों से भी मुमकिन है, लेकिन अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो तो वो दवाइयाँ वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ना नाक में जैसे सिलाइन ड्रॉप्स डालते हैं, इसी मसले के लिए ड्रॉप्स ले लेते हैं जाके मार्केट से जो स्टेरॉयड बेस्ड होते हैं, इसके बारे में आप कहेंगे? छोटे छोटे बच्चों को मैंने करते हुए देखा है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर कान में वो उसी साइनसाइटिस की वजह से खुजली हो रही है, बच्चे के कान में कतरे डाल रहे हैं, अब सरसों का तेल डाल देते हैं, जैतून का तेल, नाक और दूध डाल लेते हैं, दूध काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ें आपको तो ये भी क्लियर कर दें। अच्छा, इस जो ओवर द काउंटर स्प्रेज होते हैं, एक्चुअली पाकिस्तान में आप देखें हमारे पास जो हाफ पेशेंट्स आते हैं उन्होंने कुछ ख़ास एक पर्टिकुलर ब्रांड जेब में रखा होता है। वो कहते हैं हमारी नाक जब भी बंद होती है तो हम ये स्प्रे कर लेते हैं और उससे हमारी नाक आधे से ज़्यादा घंटे के लिए खुल जाती है और उसके बाद हमें दोबारा करनी पड़ती है। तो ये एडिक्शन होती है ना आपको, क्योंकि उसकी क्रेविंग होती है, आप कहती है कि मैं बार बार वो स्प्रे करूं, विच इज़ नॉट गुड। वही जो मेडिसिन जो आप नाक में डाल रहे हैं वो जाके आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, वो आपके लंग्स को, एग्जैक्टली। तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी एडिक्शन स्पेशली इन पाकिस्तान इट्स वेरी वेरी कॉमन, जिसको हम डिकंजेस्टेंट कहते हैं, जो नाक के हदूद को। सिंपल बात है व्यूअर्स, आपको डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया तो उसको फॉलो करें। अगर आप डॉक्टर के पास भी आ रहे हैं और साथ में अपनी देसी नुस्खे भी साथ लेके चल रहे हैं, अब आई नो समबडी कि उन्होंने अपने बच्चे के कान में डेली सरसों का तेल डालते थे, ऐसे ही बिल्कुल। अब डेली नहीं डालना। बिल्कुल, और वजह क्या है डालने की? सबसे पहले कॉज, और वो आपको ENT कंसल्टेंट ही बताएगा कि आप क्या चीज़ सेफ़ है कान में डालने के लिए और क्या चीज़ सेफ़ नहीं है। मतलब बच्चे को खुजली हो रही है तो छोटी पकड़ के आप बच्चे के कान में घुमा रहे हैं, उसका कान का पर्दा फाड़ देंगे। बात ये कि व्यूअर्स, बेहतरीन अमल तो ये है कि डॉक्टर के पास जाए और एट द सेम टाइम अगर डॉक्टर ने कोई कतरे दिए हैं कान में डालने के लिए 4 दिन, तो वो 4 दिन टाले, 4 महीने नहीं डालने। ये भी तो प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब, दवाइयाँ चलाते ही चलाते अपनी मर्जी से जितनी देर तक दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, उन्होंने वो दवाई यूज़ करनी है। बेहतर है कि डॉक्टर जब भी एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन आप देखें उस पर उन्होंने टाइमिंग भी लिखी होगी, आपने ये दवाई कब कब लेनी है, और उन्होंने ये भी लिखा होगा कि आपने किस दिन तक कितने दिनों तक ये दवाई लेनी है। और उससे ज़्यादा डॉक्टर ने ये कहा होता है कि इलाज होने के बाद हमारे पास आओ दोबारा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है, एक तो खुद डॉक्टरी फनकारी हमें खुद करने का शौक है, हमें लगता है गूगल हमें सब बता देता है, चैट जीपीटी बता देता है। लोगों की डेथ भी हुई है रिसेंटली चैट जीपीटी से गलत डायग्नोसिस लेके। एक बात, ये रिसेंट न्यूज़ है, प्लीज़ बी केयरफुल। चैट जीपीटी से ये नहीं आप पूछ सकते कि जी मैं अपना मेडिकल इलाज क्या करूं, ये आपको डॉक्टर ही बता सकता है।
Exactly. ना अब वो आपको देख सकता है चैट जीपीटी, ना वो आपका चेकअप कर सकता है, ना वो कुछ और कर सकता है। आप रिपोर्टें भी डाल देंगे तो जब तक वो फिजिकल आपका नहीं मुआयना करेगा डॉक्टर, वो नहीं आपको बता सकता। और दूसरी बात, दवाइयाँ अगर आपको दी हुई हैं और डॉक्टर ने कहा है कि जी 1 हफ्ते के बाद फॉलो अप के लिए आएँ, तो हफ्ते के बाद आपने आना है ताकि डॉक्टर बताए कि हाँ आपका इलाज मुकम्मल हो गया, या मैंने मजीद दवाई आपकी बढ़ानी है या ख़त्म करनी है, ये चलाएं ये ना करें। प्लीज़ व्यूअर्स, डॉक्टर साहब आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए फाइनल। ओके, सो एन एक्सीलेंट मैसेज इवन फ्रॉम योर साइड के वो ये है कि जब भी आपको हम फॉलोअप पे बुलाते हैं तो वो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमने देखनी होती है कि इसलिए आपको जब भी हम फॉलोअप पे बुलाएं आपने आना है। दूसरा, अपनी तरफ से कभी भी कोई मेडिसिन, कोई भी दवाई आपने लेके अपने कान में, अपने नाक में, गले में कोई भी दवाई अपनी तरफ से लेके नहीं खानी। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और जैसे इन्होंने कहा है इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, और अगर आप इससे मना नहीं होते तो खुदा न ख्वास्ता आपको भी डैमेज हो सकता है। ये काम डॉक्टर का है दवाई लिखना, तो आपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही मेडिसिन लेना है और उसके मुताबिक ही यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। और व्यूअर्स, अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मकाम अहले बैत की, और ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते हैं जब भी हम अपना ये वाला सेगमेंट शुरू करते हैं तो कलाम से ही आगाज़ करते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। खुदाए जमालो खुदाए जमालो खूब है तेरी खूब है तेरी खुदाए तू कहाँ है, कहाँ नहीं है तू कहाँ है, कहाँ नहीं है तू। कौन समझे ये राज तन्हाई, कौन समझे ये राज तन्हाई। ऐ खुदाए सब में मौजूद और सब से जुदा, सब में मौजूद और सब से जुदा। महव हैरत है ताब गोयाए, महव हैरत है ताब गोयाए। ऐ खुदाए पारा पारा कबाए इस्तदलाल,
पारा कबाए इस्तिदलाल रेजा रेजा है दाम जो आए रेजा रेजा है दाम जो आए ऐ खुदाए आज़म इस नाम से है गुलशन में आज़म इस नाम से है गुलशन में जिंदगी ताज़गी रानाए जिंदगी ताज़गी रानाए ऐ खुदाए जमालो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये कलाम एक ब्रिलियंट नात को शायर, एक बेहतरीन सनाख्वा, एक लेजेंड आज़िम चिश्ती साहब का। उनके साहबजादे हमारे साथ हैं, ख़ुद भी एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, अ लिविंग लेजेंड इसरार चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, क्योंकि आज हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, कितने बड़े लेजेंड के खुद लेजेंड बेटे हमारे साथ हैं। बड़ा रेयर होता है कि बड़े बाप का इतना ही बड़ा बेटा हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी तो पूरी फैमिली इस काम को आगे लेके बढ़ रही है, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना भी बनता है कि आपको सुन के कुछ हमारी नेकियों में भी इजाफा हो जाता है। सलामत रहे। जज़ाकल्लाह सर। और आप आए, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। तो और बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं जो आज हमें गाइड करेंगी। टॉपिक आपको पता है कि आज हम अहले बैत पे बात करेंगे। छोटे मुँह, बहुत बड़ी बात। हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी, बहुत ही बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और ऑफ कोर्स हमारे बहुत प्यारे भाई। एंड देन ऑफ कोर्स अगर मैं इनको इंटरनेशनल लेवल के इस्लामिक स्कॉलर कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर डॉक्टर साहब भी और मौलाना साहब भी हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज, असल इमेज को पोर्ट्रे करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बच्चा, बड़ा, बुज़ुर्ग, कोई भी सवाल करे मोहब्बत से जवाब देने वाले मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। और हम सब के तो बहुत ही लाडले इमी भाई हैं ये। अच्छा भैया, सबसे पहले आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब। आप भी एंड ऑफ कोर्स सादा आप जो भी एडिशन करना चाहें हमारे लिए ऑनर होगा। जब हम अहले बैत की बात करते हैं तो आखिर ये अजीम अहले बैत हैं कौन? जी इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुबारक घराने का बड़े खूबसूरत अंदाज में तारुफ़ करवाया। एक मरतबा बीबी फ़ातिमा ख़ातून जन्नत सय्यदा तय्यबा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया ज़ाकिया, हम सब के माँ बाप इस मुबारक घराने पे कुर्बान, वो मौजूद थी। तो साथ ही मौला अली तशरीफ़ लाए, हसन और हुसैन तशरीफ़ लाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर ओढ़ी हुई थी, उन सब के ऊपर डाली और फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बहा ज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा काना माई फ़िल जन्ना। जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरे इन बच्चों से मोहब्बत करे और इन बच्चों के मामा बाबा से मोहब्बत करे, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। और साथ ही फरमाया कि ये मेरे अहले बैत में से हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, यानी बीबी फ़ातिमा, हज़रत अली और उनके बच्चों की तरफ इशारा करके फरमाया। और बेस और बुनियाद शुरू होती है जब भी अहले बैत की नाम आएगा या किसी का भी आता है अहले खाना,
तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी अज़वाज हैं और जितनी बनात हैं वो सब अहले बैत में शामिल हैं। कुरान पाक की आयत मुबारक है, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी बीवियाँ हैं वो उम्मत की माएँ हैं। तो अहले बैत से मुराद आका करीम अलैहिस्सलाम का वो मुबारक घराना जिसकी तत्हीर के लिए अल्लाह पाक ने कुरान की आयत मुबारक नाजिल फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि कायनात में इससे मुबारक और पाकीज़ा घराना कोई नहीं है। यहाँ पर आप गौर करेंगे व युतहिरकुम तत्हीर आ गई, फिर दोबारा तत्हीर का लफ्ज़ आया, व युतहिरकुम तत्हीरा। ये ताकीद भी है अरबी के अंदर, जब ये तकरार के साथ चीज़ आती है उसी का मस्तर, तो ये मफूल मुतलक के तौर पे भी बोला जाता है इसको, और ताकीद के तौर पर भी, कि ऐसी तहारत, ऐसी पाकीज़गी ख़ानदानी एतबार से पूरे कायनात में किसी की नहीं है जो आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक घराने की है। और एक मौके पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत को मुखातब करके फ़रमाया। आपने पूछा कि अहले बैत कौन है, तो मुख्तलिफ़ शख्सियात का मुख्तलिफ़ अंदाज़ में तारुफ़ करवाया। एक मौके पर फरमाया, या अय्युहन्नास अला उख़बिरुकुम बिखैरिन्नासी अबौ व उम्मा, क्या मैं तुम्हें कायनात की ऐसी जोड़ी का तारुफ़ ना करवाऊँ कि कायनात में ऐसी जोड़ी किसी के पास नहीं है, कायनात में इन जैसा मामा बाबा किसी के पास नहीं। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन्नासी जद्दौ व जिद्दा, इन जैसा नाना और नानी किसी के पास नहीं। अला उख़बिरुकुम बिखैरिन्नासी अम्मा व अम्मा, इन जैसा चचा और फूफी किसी के पास नहीं। मुख्तलिफ़ रिश्तों का तारुफ़ करवाते करवाते आखिर में फरमाया, हुमल हसन वल हुसैन, वो मेरे शहज़ादे हसन और हुसैन हैं, ये भी जन्नती, और इनके जितने रिश्ते गिनवाए ये भी जन्नती, और मेरे आप जैसे ग़ुलामों का भी मामला हल फरमा दिया, वमन अहब्बहुमा हुआ फिल जन्ना, जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नत। सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज इतने अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का आपने मौका दिया। और जिस तरह हज़रत मौलाना इरशाद फरमा रहे थे, मैं उसी की तायीद में हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर से बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि आप फरमाते हैं, या आल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फ़र्ज़ुम मिनल्लाह फ़िल क़ुरआन अनज़लहु, कि ए अहले बैत रसूल, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ताला ने कुरान में फ़र्ज़ कर दी है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ है, जिस तरह हज फ़र्ज़ है, इसी तरह इनकी मोहब्बत को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ करार दे दिया है। यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, और अहले बैत तुम्हारी इससे ज़्यादा फ़जीलत क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा फ़ख्र वाली बात क्या है, उसकी नमाज अदा ही नहीं होती जो तुम पे दरूद नहीं पड़ता। यानी नमाज कबूल होना तो बात की बात है ना, कबूल किसकी होती है किसकी नहीं होती ये तो बरोज़े माशर जब नामा माल खुलेंगे तो पता चलेगा, लेकिन उसकी नमाज अदा ही नहीं होती जो तुम पे दरूद नहीं पड़ता। तो ये वो हस्तियाँ हैं, और जिस तरह हज़रत ने इरशाद फरमाया उसमें अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन भी शामिल हैं, नबी अकरम अलैहि तहियत व सना की बनात भी शामिल हैं, नबी अकरम अलैहि तहियत व सना के साहिबजादे भी शामिल हैं, और फिर आपके नवासे और नवासियाँ भी शामिल हैं। लेकिन ये एक आम इस्तिलाह है जिसे हम अहले बैत कहते हैं। अब इस आम इस्तिलाह में से एक ख़ास इस्तिलाह भी अहले महब्बत इस्तेमाल किया करते हैं, उसे कहते हैं पंज तन पाक। तो जो पंज तन पाक की इस्तिलाह है वो अहले बैत की निस्बत एक ख़ास इस्तिलाह हो जाती है। यानी अहले बैत में अज़वाज भी शामिल हैं, नबी अकरम की साहिबजादियाँ साहिबजादे भी शामिल हैं, लेकिन जब पंज तन पाक कहा जाता है तो उसमें वो 5 लोग हैं जो उस हदीस किसा में हैं जिसकी तरफ हज़रत ने इशारा फरमाया कि नबी अकरम अलैहि तहियत व सना की अपनी ज़ात गिरामी है, मौला कायनात शेर खुदा ताजदार हल अता की ज़ात गिरामी है, हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन हैं। इन 5 तनों को 5 तन पाक कहा जाता है, यानी 5 फ़ारसी ज़ुबान में 5 के लिए बोला जाता है। तो आम इस्तिलाह में सारी हस्तियाँ शामिल होंगी, क्योंकि अहले बैत का माना ही होता है घर वाले। तो जब हम घर वाले का या घर वाली का लफ्ज़ बोलेंगे तो अगर उसमें बीवियां शामिल नहीं होंगी तो फिर घर वाला होने का मफहूम जो है मुकम्मल नहीं होता। तो वो हस्तियां भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये 5 तन पाक की जब इस्तिलाह बोली जाती है तो इसमें ये 5 हस्तियां नबी अकरम की ज़ात
समेत आ जाती हैं। एक आया मुबारक जो आया ततहीर है जिसकी तरफ इशारा हुआ, और बड़ी खूबसूरत बात अरबी ग्रामर में जब हम मफूल मुतलक की बात करते हैं तो वो ताकीद के लिए आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत को सिर्फ पाक नहीं किया, इतनी तहारत अता फरमाई है कि 1400 साल बाद भी जो उनके साथ जुड़ जाएगा रब उसका भी तज़किया फरमा देगा, उसे भी तहारत की नेमतें अता फरमा देगा। इसी तरह आया मुवद्दत है, बड़ी मशहूर आयत मुबारक है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं कुछ भी तुमसे अजर का मुतालबा नहीं करता लेकिन मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि असहाब ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये कौन है जिनसे मोहब्बत करनी है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने तुम पे वाजिब कर दी है, बल्कि मोहब्बत नहीं मुवद्दत को लाजिम कर दिया है, वो फ़ातिमा है, वो अली है, वो हसन है और वो हुसैन है। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़माना ऐसा है हर इंसान किसी लालच में कोई बात करता है, और मैं इनकी तायीद में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज हम भी इनका जिक्र इसलिए करते हैं कि इनकी मोहब्बत से अल्लाह भी राज़ी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राज़ी हो जाए और जन्नत के दरवाजे हमारे लिए भी खुल जाए। लेकिन यहाँ पे ब्रेक की तरफ भी क्योंकि जाना है, किचन में भी जल्दी से नज़र डालनी है, तो मैं चाहूँगी कि अब इसके जो हमारा सेकंड पार्ट है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। देखिए, हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तशख़ीस करते हैं, लेकिन नक्शे कदम पे अभी भी नहीं चल रहे। तो अहले बैत के नक्शे कदम पे चलना ही तो मतलब वही वाली बात है ना, अल्लाह को तो सब मानते हैं लेकिन अल्लाह की कोई नहीं मानते। तो हमें इस चीज़ की तरफ अब आना है कि हमें ये तो पता है कि अहले बैत कौन है, लेकिन अब हम उनके नक्शे कदम पे कैसे चलें आजकल की दुनिया को मद्देनज़र रखते हुए, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। पहले हम किचन में जल्दी से नज़र डालेंगे। जी शेफ़ नूर। जी, चिकन सीख कबाब कढ़ाई हमारी रेडी है, मिंट रायता और फ्रेश सैलड सर्व करेंगे साथ। थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर नक्शे कदम पे चलने की बात करनी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत पैनल ऑफ फैमिली मेंबर्स हमारे साथ है। गेस्ट तो कह ही नहीं सकते क्योंकि ये सब हमारे ही हैं, ये हमारे अपने ही हैं, मेरे मेंटोर्स हैं, मेरे असातिज़ा हैं, एंड देन ऑफ कोर्स उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ हैं माशाल्लाह। आज़म चिश्ती साहब के साहबजादे, अ लिविंग लेजेंड इसरार चिश्ती साहब। मेरे लिए हमेशा बहुत बड़ा ऑनर होता है जब इसरार साहब प्रोग्राम पे आते हैं। एक तो भाई घर आता है तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, और उसके अलावा वैसे भी, और जब ऐसी अजीम और ख़ूबसूरत हस्तियों की बात हो रही है तो प्यारे प्यारे लोग ही उनके बारे में बात करें तो अच्छा लगता है। दैन ऑफ कोर्स हमारे साथ डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब हैं, ब्रिलियंट इस्लामिक स्कॉलर। दैन ऑफ कोर्स मौलाना इमरान बशीर साहब, अदर ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। इमरान भाई, देखिए, हम बातें तो बहुत सी कर सकते हैं, इधर की भी उधर की भी। अल्टीमेटली बात यह है कि हम सीख क्या सकते हैं और क्या चीज़ें हमें गाइडेंस के तौर पे अहले बैत के पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो उनकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए परफेक्ट एग्जांपल्स हैं, किसी एक पर्सनालिटी को ले लें, लेकिन सीख क्या सकते हैं आजकल के ज़माने में? पूरे अहले बैत अतहार की तारीख़ को उठा के देखा जाए तो सबसे जो कामन जुमला या कामिल अमल हमें जो मिलेगा कि हर जगह वो नज़र आएगा, वो है मुआफ़ करना, दरगुज़र करना, जिसके बारे में फरमाया करते थे मौला अली, इन्ना आफ़न नासी मन आफ़ा अन कुदरा। सबसे बड़ा मुआफ़ करने वाला, सबसे बड़ा दरगुज़र करने वाला वो है जो कुदरत के बावजूद माफ़ करता है। सुभान अल्लाह। कुदरत है फिर भी माफ़ कर दे। मेरा पूरे पाकिस्तान की जेल खाना जात में जाना होता है तो कैदियों से मैं दो सवाल ज़रूर करता हूँ कि गुस्से की वजह से अंदर कौन कौन आया है। तो अक्सरियत के हाथ खड़े होते हैं कि मैं भी गुस्से की वजह से आया हूँ, मैं भी गुस्से की वजह से आया हूँ, मैं भी गुस्से की वजह से आया हूँ। तो ये गुस्सा दरगुज़र करना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे तो उनकी बांदी गरम गरम सूप लेके आ रही थी, उनको ठोकर लगी और उनकी टांग पे वो गरम सूप उबलता हुआ जो कि भी हंडिया से उतारा ही था वो गिर गया और टांग सारी जल गई। क्या खूबसूरत वाक़या है ये। अब गुस्से से नहीं बल्कि तबीयत में जो तकलीफ़ से जब देखा ना ऐसे, तो उसने फ़ौरन कुरान पाक की आयत पढ़ी। ज़ाहिर है ग़ुलाम भी किन के हैं उस मुबारक घराने के कि उन जैसा घराना अल्लाह पाक ने बनाया ही नहीं। तो तकलीफ़ के साथ जब यूँ देखा ना ऊपर, तो फ़ौरन उसने कुरान पाक की आयत जो उन्हीं से सीखी हुई थी पेश की, वल काज़िमीन अल गैज़। अल्लाह के महबूब बंदे तो गुस्सा पी जाते हैं। तो
तो फरमाया कज़म तो गैज़ी, मैं गुस्सा पी चुका हूँ। फिर साथ उसने दूसरी आयत पी वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाह के महबूब बंदे तो वो होते हैं जो गलतियों के ऊपर दरगुज़र फरमा देते हैं। फरमाया अफ़ऊ तो अन की, मैं तुझे माफ़ कर चुका हूँ। तीसरे नंबर पे उसने कहा, तीसरी आयत पेश की वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को महबूब रखते हैं। फरमाया जा तुझे आज़ाद किया। सुभान अल्लाह। इन्हीं का एक वाक़या मिलता है कि एक शख्स आके डॉक्टर साहब। अच्छा भैया, यहाँ पे एक बात अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं ऐड करना चाहूँगी। जी जी बहन, हम ज़रूर। माफ़ी की तो बात करते हैं, लेकिन माफ़ी मांगना भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं फॉल्स ईको, जिसको उर्दू में कहेंगे हम झूठी अना, जिसकी बेस के ऊपर गलती करने के बाद भी हम माफ़ी नहीं मांगते, तो अगले को मौका ही नहीं देते कि वो माफ़ी दे भी कि ना दे, कि दरगुजर करे, कि बदला ले। बात यह है कि पहले तो ये होता था लोग माफ़ी मांगते थे, अगला माफ़ी नहीं देता था, अब तो माफ़ी भी नहीं मांगते। अल्लाह माफ़ी दे, ऐसी ऐसी ज्यादतियाँ करके लोग सॉरी तक कहना नहीं ज़रूरी और समझते। माफ़ी भी अब डिजिटल हो गई है ना, हाँ या जी। मोबाइल पे ही मांगते आप सोचिए उम्रे पे और हज पे जा रहे होते हैं, तो तब एक आपको व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, ओ भाई क्या पता माफ आपने करना मेरे है। साथ क्या कोई ज्यादती की हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं सॉरी। बंदा तो माफ, इंसान का तो काम है कि उसको माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन माफ़ी के भी कुछ तकाजे होते जी हैं जी भैया जी जान। जी, हुक्म यही है कि जाकर माफ़ी मांगी जाए। और देखें, दो चीज़ें होती हैं, या गलती होती है या गलत फहमी होती है, दोनों चीज़ों को दूर करने का हुक्म है। बिल्कुल। आपसे अगर गलती हुई है तो आप अपनी गलती दूर करें, और मेरे और आपके दरमियान कैसी बात होगी है कि मुझे गलत फहमी है तो आप आके गलत फहमी दूर करें। और जो झुकने वाला है, फरमाया जो माफ़ी मांगने में पहल करता है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना ज़ाइमुन बिबैतिन वी वस्तिल जन्नती लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्का, हक पे होने के बावजूद झगड़े को ख़त्म करने के लिए माफ़ी मांगता है, दरगुजर करता है, इग्नोर करता है, नज़र भी आ रहा है कि इतनी बड़ी गलती हो रही है, तो मैं अल्लाह का महबूब गारंटी देता हूँ कि जन्नत के अंदर मैं आलीशान महल की चाबी इसको ख़ुद पकड़ाऊँगा। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक वाक़या मैं और अर्ज़ करना चाह रहा था कि एक मरतबा तशरीफ़ फरमा है, तो एक शख्स आके उनको बुरा भला उसने कहना शुरू कर दिया, तो अपना चेहरा यूँ मोड़ लिया, तो वो गुस्से से कहता है इया का आनी, मैं आप ही को मुखातब हूँ, आपको बुरा भला कह रहा हूँ। तो मुस्कुराते फरमाया इया का आनी, भाईजान मैं भी आप ही को माफ़ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। जी भैया, मैं इसकी तायद में ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा क्योंकि कि इसरार भाई ये सब- आपसे भी अपने पैगाम लेना, आपका भी ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। जी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये इसार का मुज़ाहिरा नहीं फरमाया, बल्कि ये सारा घराना ही हमें इसार की तालीम देता है। बेशक। ये तो मशहूर वाक़या है कि नबी अकरम अलैहित्तहिय्यत वसना ख़ुद तशरीफ़ फरमा है सेहने हरम में, तो अबू जहल आ गया और उसने आकर रसूल अकरम को या मुज़म्मम कहकर पुकारा, तो आका मुस्कुराने लगे। असहाब गुस्से में आ गए, तलवारें लहरा दी कि हम इसका सर तन से जुदा कर दें कि इसने नबी अकरम के लिए ये लफ्ज़ क्यों बोले हैं। नबी अकरम मुस्कुराते रहे और आपने उन्हें मना किया और आपने इरशाद फरमाया ये मुज़म्मम किसी और को कह रहा होगा, अल्लाह ने मुझे तो मोहम्मद बनाया है। सुभान तो अल्लाह। मोहम्मद तो लफ्ज़ ऐसा है, नाम ऐसा है कि आप ज़ुबान से जो मोहम्मद कहते हैं ना चाहते हुए भी अल्लाह की बारगाह में वो तारीफ़ हो जाती है। वरफ़अना लका ज़िक्रक। तो इन हस्तियों का जिनका आज हम तज़किरा कर रहे हैं, इनकी सीरत, इनका उसवा हसना तो बहुत दूर की बात है, हम सिर्फ इनके नाम पे गौर कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें ही बहुत बरकतें रखी हैं। वो मोहम्मद नाम हो, वो अली नाम हो, वो फ़ातिमा हो, वो हसन हो, वो हुसैन हो, ये नाम ही बड़े बरकत वाले हैं। नाम ही अगर हुस्न अकीदत के साथ इंसान ज़ुबान से अदा करेगा तो मेरा रब उनकी सीरत का फैज़ान भी ज़रूर अता फ़रमाएगा। तो अगर इबादत सीखनी है, अगर इस्लाम समझना है, अगर ईमान समझना है, अगर सदाकत क्या है, अगर खशू व खजू को हकीकी माना में देखना है, तो फिर मौला कायनात शेर खुदा की हयात तय्यबा को पढ़ना होगा। हज़रत सईदा ज़हरा पाक ने सारी ज़िंदगी अल्लाह की बारगाह में भी कोई शिकवा नहीं किया, सिवाय इसके कि मौला कभी रात इतनी लंबी तो बना देना कि तेरी बंदी 2 सजदे तो तेरी बारगाह में पेश कर सके। अब वो सजदा करते हुए हसन और हुसैन ने अपनी माँ को भी देखा है और अपने वालिद गिरामी के सजदे को भी देखा है और अपने नाना के सजदे में तो कंधों पे खेले हैं। जिसकी बात हम बार बार कहते हैं व्यूअर्स, हम तरबियत करने की कोशिश करते हैं इनसे। ये डिवाइसेस हमारे बच्चों की तरबियत नहीं करेंगी, बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं।
और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोई बहुत ही आला तरीन ज़र्फ़ और अच्छी पर्सनैलिटीज़ के हो। जब हम खुद अपने मुंह से झूठ बोलते हैं अपने बच्चों के सामने और गलत बयानियाँ करते हैं, माफ़ नहीं करते, माफ़ी नहीं मांगते, तो पहले खुद बंदे दे पुत्र बनेंगे तो फिर आगे जाके अपने बच्चों को कुछ सिखाएंगे। राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा जी। कि बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत वो अपने, मैं यहाँ मियाँ बीवी दोनों को उस मुबारक घराने के वास्ते से गुजारिश अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो बच्चों को मामा बाबा के साथ जोड़ रही हैं और हज़रत अली उनको तरबियत फरमा रहे हैं कि माँ की कदर कैसे करनी है। मिसाल के तौर पर समझिए कि बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत अपने बच्चों को कह रहे हैं, 3 सबक सिखा रहे हैं। ला तुसम्मिही बिस्मी, बेटा कभी बाबा को नाम से नहीं पुकारना, ये अदब के ख़िलाफ़। वला तमशी अमामा, कभी इनके आगे नहीं चलना, सुभान अल्लाह। कभी इनकी तरफ कमर नहीं करना अपने बाप के। वला तजलिस क़बला, न कभी इनसे पहले बैठना। तो वालिदैन दोनों मिल के अगर औलाद की इस तरह उस मुबारक घराने से ये चीज़ें लेकर तरबियत करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से ये हमारी आँखों की ठंडक का सामान बनेंगे। इसलिए हुक्म है कि बच्चों को हुजूर की मोहब्बत, उनके घराने की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत दी जाए। सुभान अल्लाह। जी, जिस तरह एंड में आप क्या हमारे व्यूअर्स को पैगाम बहुत ही देना बाकमाल गुफ्तगू तो ज़ाहिर है हमारे उलमा ने की है कि जैसे शुरू में ही मौलाना ने इस बात पे कह दिया था कि अहले बैत का जिक्र भी इबादत है। हमारी इबादत भी नहीं, एन क्या बात, एन इबादत। भाई आप अत्तहियात पढ़ते हैं तो आप उनका जिक्र करते हैं। बिल्कुल। मैं ये कोई ऐसे नहीं कर रहा कि करनी चाहिए, चाहिए नहीं, ऑर्डर है, ऑर्डर है खुदा का। खुदा। तो ये खुदा का ऑर्डर है, इस बात को वजाहत के साथ बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, क्या सुनाएंगे हम आप सर? कौन सा कलाम पेश करेंगे? अब्बा की ही एक नात मैं पेश करता। सुभान। गुजरे वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, गुजरे वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, उस नूर मुजस्सम की है हर शाम सहर नूर, उस नूर मुजस्सम की है हर शाम सहर नूर, गुजरे वो जिधर से लब नूर दहान नूर, ज़बान नूर बयान नूर, लब नूर दहान नूर, ज़बान नूर बयान नूर, दिल नूर जिगर नूर, जबी नूर नजर नूर, गुजरे वो जिधर से गेसू की ज़या नूर, अमामे की चमक नूर, अरे उस आया रहमत की है
ज़बर नूर उस आया रहमत की है, हर ज़ेरो ज़बर नूर गुज़रे वो जिधर से। क्यों करना हो ज़हरा हुसैन और हसन नूर, क्यों करना हो ज़हरा हुसैन और हसन नूर, उस नखले रिसालत का है हर पर को समर नूर, उस नखले रिसालत का है हर पर को समर नूर गुज़रे वो जिधर से। मुमकिन नहीं तार्श एक इंसान की रसाई, अरे है खाक का घर खाक मगर नूर का घर नूर, है खाक का घर खाक मगर नूर का घर नूर गुज़रे वो जिधर से। आज़म कहीं देखा है मुझे याद नहीं है, रहता है शबो रोज वही पेश नजर नूर गुज़रे वो जिधर से।